Assalamu alaikum. It's me Sana Rashid and today's session is about Discourses of Globalization. आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री क्या है ग्लोबलाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन थीरीज क्या हैं, ग्लोबलाइजेशन की ट्रेड और कॉरपोरेशन के साथ क्या लिंक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के, और इन तमाम चीज़ों की हम बाद में डिस्कस करेंगे समरी इन डिटेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से अराइज होता है और वो किस तरह से हमारे सामने मौजूद है, इसके ऊपर एक ब्रीफ डिस्कशन होगी कि जो डेवलपमेंट है आर इंक्रीजिंगली कनेक्टेड ग्लोबल कम्युनिटी की उसके ऊपर. सो बेसिकली हम आजकल जो देखते हैं, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन का देखते हैं, जिसके अंदर जो है वो हमारे पास ये है कि इंटरनेट जो है वो all type of devices you have to access the internet. Per se the internet relate to the social category, but it has to do with the people from all over the world interacting with one another using the internet. फिर हम ये भी देखते हैं एक ग्लोबलाइजेशन का कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो किस हद तक और कैसे इकोनॉमी को देख रही है, जिसमें कॉरपोरेशंस हैं. फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स है, लीवर्स है, कोका कोला है, यूनिलीवर है. सो इन दिस पिक्चर रिलेट टू द कॉरपोरेशंस बिकॉज ऑल ऑफ द पिक्चर्स आर कॉरपोरेशन लोगोज. So corporation relate to the category economic because it has to do with the large business that make money in different places, but in the end all of the money end up in the same places. यहाँ से वो मतलब कि जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे फर्दर चल के कि किस तरह से ये मनी जनरेट कहाँ से हो रही है और मूव बैक टू दैट प्लेस, लाइक कोर टू पेरिफेरी एंड पेरिफेरी टू अगेन कोर कंट्रीज़ में किस तरह से मूव करी है, इसके बारे में बात करेंगे. एंड देन प्रोज क्या है ग्लोबलाइजेशन के. फॉर एग्जांपल वर्किंग इन पुअर कंट्रीज मेक मोर मनी बिकॉज मोर बिजनेसेस आर मूविंग टू देयर कंट्रीज. एंड द पिक्चर I use as worker, it's showing there are job opportunities. But example 2, free trade. The picture shows that the countries are free to trade with each other without any limit. That's the pros. Next हम देखते हैं इसके cons. So example 1, the standard of living. The picture that used for standard of living is a picture of homeless man and a rich man with the shopping carts, but you can notice how their carts are filled with totally different things because each of them are living in two different ways, which means their standard of living is different. Loss of culture in the picture 1. नेक्स्ट इज़ ग्लोबलाइजेशन इन हिस्ट्री. हिस्ट्री के ऊपर हम बात करेंगे. एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने एग्ज़ाम्पल कोट की है, सिल्क रूट की एग्ज़ाम्पल हमने कोट की है. उसके अलावा जो कि सिल्क रूट कहें या सिल्क रोड कहें, जो कि 1st सेंचुरी BC से 5th सेंचुरी AD एंड 13th-14th सेंचुरी तक मूव करता है. फिर हमने स्पाइस जो है वो रूट की बात की है. इसी तरह से जो सिल्क रूट की बात है इसके अंदर हमने देखा है, ये आपको पिक्चर में भी थोड़ा थोड़ा जो है वो शो हो रहा होगा कि जो सिल्क रूट है बेसिकली दिस पिक्चर इज रिलेट टू द सिल्क रोड बिकॉज इट शोज द रूट इन विच द पीपल ट्रेवल्ड टू सेल एंड ट्रेड गुड्स and also which countries were involved. So the Silk Road relate to the social category because it has to do with the people from many different countries, so interacting with each other and selling trading goods with each other. इस पिक्चर में मैंने क्लियर करने की कोशिश तो की है. आई डोंट नो कि ये ज़्यादा जो है वो क्लियर है कि नहीं है, बट ये जो पिक्चर है बेसिकली ये फर्स्ट रूट को शो कर रही है, दैट इज़ सिल्क रूट. नेक्स्ट जो रूट है जो मेन वजह बना था ग्लोबलाइजेशन की, एक वजह कंसिडर किया जाता है, नेक्स्ट चैप्टर कंसिडर किया जाता है, दैट ट्रेड हैपन्स एंड थैंक्स टू द इस्लामिक मर्चेंट्स. वो है हमारे पास स्पाइस रूट, स्पाइसेस फॉर द 5th to 15th सेंचुरी तक.
ये जो है सेकंड रूट के ऊपर हम बात करेंगे, जो कि है स्पाइस रूट। और ये थोड़ा और क्लियर आपको समझ आ रही होगी कि किस तरह से इस्लामिक ट्रेड का फोकस रहा मिडल एजेस में। और अनलाइक सिल्क, स्पाइसेस वर कंसिडर मेनली बाय द सी सिंस एंशियंट टाइम। और ये स्पाइस रूट को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। अब इसको मैं एज ऑफ एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोटेशन बोथ कंसिडर करूँगी कि एज जो है वो डिस्कवरी जो है वो एज ऑफ डिस्कवरी, इसको 15 से 18 सेंचुरी में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो एज ऑफ डिस्कवरी को देखा जा रहा है, जिसमें फर्स्ट वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन को हम कंसिडर करेंगे, वर्ल्ड वॉर, एंड देन सेकेंड और थर्ड वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एंड नेक्स्ट एज ग्लोबलाइजेशन का होल कॉन्सेप्ट। देन जो है वो हम बात करेंगे ट्रेड एंड ट्रांस नेशनल कॉरपोरेशन के ऊपर बात करेंगे, एंड देन थ्योरीज के ऊपर बात करेंगे। ग्लोबलाइजेशन की डिफरेंट थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को हम देखेंगे, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव किस हद तक सपोर्ट कर रही हैं ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को, और कौन सी चीज़ें हैं जो कि उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रही हैं। एट द एंड हम समरी के ऊपर जाएंगे कि ग्लोबलाइजेशन का जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं उसके लिहाज से उसको समराइज किस तरह से किया जा सकता है। सो टुडेज डिस्कशन इज़ ऑल अबाउट डिस्कोर्सेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो इस तरह से कुछ ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहा होता है कि ग्लोबलाइजेशन इज़ सोशल एक्सचेंज, दैट इज़ कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज़ are intensification of the worldwide social relations which link distinct localities in such a way that local happenings are shaped by event or technology in terms of technology. So there are different definitions. So it also refers to the interconnectedness of different parts of the world, a process which give rise to the complex form. प्री हिस्टोरिक पीरियड्स की हम सबसे पहले बात करते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से जो हंटर्स थे या ट्रेडर्स थे वो मूव कर रहे थे, और किस तरह से ग्लोबलाइजेशन जो है वो डेवलप हुई उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये कहा जाता था कि जिसकी अर्ली एजेस हैं, जिसके अंदर डिफरेंट स्कॉलर्स के डिफरेंट व्यूज़ थे। जो सम काइंड ऑफ स्कॉलर्स थे वो ये कंसिडर करते थे कि जो मोड ऑफ कांटेक्ट है वो बेसिकली ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ कल्चर है, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रेड है, ट्रैवल है। और सम स्कॉलर्स का व्यू ये था कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो बेसिकली 15th सेंचुरी में स्टार्ट हुई है ड्यू टू द नेविगेशन पर्पसेस। सो दे व्यू दैट द जर्नी एज द प्राइम मूवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर हम एंशियंट रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, जिसके अंदर ईस्टर्न सिटी की एक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने यहाँ पे बताई गई है कि किस तरह से जो है वो ग्लोबलाइजेशन वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। फिर हम प्री मॉडर्न पीरियड देखते हैं। प्री मॉडर्न पीरियड के अंदर हम ये देखते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो किस तरह से डिफरेंट फेजेस में हमारे सामने आती है, चाहे वो पेपर्स पोस्टर्स की फॉर्म में हो या पेसोमेटिनिया की फॉर्म में, मेसोपोटामिया की फॉर्म में हो। सो देयर इज़ अ डिफरेंट जो है वो पर्सपेक्टिव्स हमारे सामने आ जाएंगे कि किस तरह से रोस्टियर स्टोन है आपके सामने, ये एंशियंट जो है वो कम्युनिकेशन का एक पर्पस, ये सोर्स कंसिडर किया जाता रहा। उसके बाद हम डिफरेंट फेजेस देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो किस तरह से, जो फर्स्ट फेज़ है उसके अंदर उन्होंने कंसिडर किया कि ट्रेड है या कॉलोनियलाइजेशन है, उसको कंसिडर किया जाता रहा। कुछ स्कॉलर्स ये भी कंसिडर करते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी वजह से ट्रेड जो है वो बड़ी, और उस जो है फर्स्ट फेज़ जो कंसिडर किया जाता है वो बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी है, और 1990s में ये पीक पे पहुंच गया। ड्यूरिंग दिस टाइम जो इंटरनेशनल जो बिजनेस था, या वो हम कह लें कि उनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट का जो एक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट का एक एरिया जो स्ट्रॉन्ग हुआ, चाहे वो ओशन ट्रांसपोर्ट थी या फिर
रेल रोड्स थे वो बड़े। उसके बाद जो सेकंड फेज़ ग्लोबलाइजेशन का कंसिडर किया जाता है 19 में और 19th सेंचुरी में, वो एसोसिएट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, स्टील प्रोडक्शन, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हम जो है वो देख रहे होते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो थर्ड फेज़ है ग्लोबलाइजेशन का वो आफ्टर वर्ल्ड वार स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद जो फोर्थ है वो स्टार्ट हो रहा है एडवांसमेंट इन द मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। सो okay, first of all we discuss about one of the busiest route of that is used for globalization is Silk Route. Silk Route को हम जो है वो डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कंसिडर किया जाता है ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर। अब हम बात करते हैं सिल्क रूट के हवाले से, फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न। सिल्क रूट बेसिकली वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट हुआ करता था, और अकॉर्डिंग टू चार्ल्स उनका कहना ये है कि ये जो है सिल्क रूट बेसिकली एशिया में कई ऐसी इनोवेशन है जो इसकी बदौलत हैं, चाहे वो पेपर हो, गन पाउडर हो, स्टिरअप हो, इस तरह की कई ऐसी जो टेक्नोलॉजी जो वेस्ट में आज पूरे ज़ोर शोर में दिखाई देती हैं वो इसी सिल्क रूट की वजह से। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो एंशियंट ट्रैवलर है मार्को पोलो ये कहते हैं कि वो उन्होंने सफ़र किया 1271 से 1291 के बीच में। वो कहते हैं कि उन्होंने जो ईस्ट में देखा वो इसका आधा भी नहीं जाके बता सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि कोई उनका यकीन नहीं करेगा। खैर, सिल्क रूट को कंट्रोल करने वाली जो पावर्स रही हैं वो ज़्यादातर ईस्टर्न पावर्स रही हैं, और आज भी जो उनकी पॉलिटिकल सिंबल्स हैं और उनके या उनकी जो इकोनॉमिक पावर जो बेसिकली है वो बेसिकली सिल्क रूट की वजह से ही है। बेसिक फैक्ट्स की बात करें तो ये नेटवर्क है ट्रेड का, जो कि ईस्ट को वेस्ट से आपस में कनेक्ट कर रहा है। किस तरह से कनेक्ट कर रहा है वो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर बेसिकली इसमें कई ऐसे एंशियंट सिटीज़ हैं जो कि डिफ़र कर रही हैं मॉडर्न सिल्क रूट को फ्रॉम ओल्डर वन से, जिसके अंदर हम देखते हैं कि ये डिफरेंट सिटीज़ किस तरह से कनेक्ट कर रहे थे, जिसमें समरकंद कह लें जो कि लार्जेस्ट सिटी था। उसके अलावा तैमूर ने जब कैपिटल बनाया था इसको, और इसी की इम्पोर्टेंस के चलते ही जो है वो मुग़ल एम्पायर बाबर था, उसने कई बार इसको कैप्चर करने की भी कोशिश की थी, लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल कर पाया था इसके ऊपर। फिर इसको ग्रेट ट्रंक रूस में भी ये कैप्चर किया जा सकता था, जिसका जो है हमने बाबर की हुकूमत को अगर हम देखें तो उसमें हमें नज़र आता था। उसके बाद हम देखते हैं कि वेस्ट में काबुल तुर्की का, बीजिंग हम देख लेते हैं, फिर शंघाई देख लेते हैं चाइना की साइड पे। तो ये बेसिकली यूरोपियन पावर्स जो थी इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो जदोजहद की। 1877 में बेसिकली जर्मन ट्रैवलर जो था 1877 में इसको बहुत दफ़ा जो है वो यूज़ किया था, और बहुत दफ़ा चाइना का दौरा किया था उसने, तो उसने इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी। सिल्क रूट ने आइडियाज़ के एक्सचेंज को भी प्रमोट किया था, जिसमें जो है वो इकोनॉमिक, कल्चर, पॉलिटिकल, रिलीजियस मेनी आइडियाज़, ठीक है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो बुद्धिस्ट फ़िलासफ़ी की हम बात करते हैं तो उसको इसने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, इसलिए इसको कल्चरल ट्रेड रूट भी कहा जाता है।
फिर 2014 की हम बात करते हैं तो यूनेस्को ने like Rome, so they got there after being hauled। और उसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की चीज़ें, चाहे वो हॉर्सेस हों, चाहे वो सिल्क हो। सो दे they had to use trade, and that stopped being a local, a regional affair and started to become global. So that is not to say that globalization has started in earnest. So silk was mostly a luxury good, and so were the spices that were added to the intercontinental trade between the Asia and Europe. So the percentage of total economy हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वैल्यू थी एक्सपोर्ट्स की वो टाइनी थी, और मिडल मैन वॉज इन्वॉल्व टू गेट गुड्स टू देयर डेस्टिनेशंस, and but global trade links were established on this route. So trade was interrupted. It was most often because of the local enemies like Rome and China. So if the Silk Road eventually closed, as it did after several centuries, the fall of the empire had everything to do with it. So, and when it reopened, the Marco Polo's rate medieval time, it was because the rise of new hegemonic empire, that is the Mongols. So it is a pattern we see throughout the history of trade. It thrives when nations protect it. It falls when they don't. So next हम जो चीज़ आती है वो है स्पाइस रूट, जो कि 7 से 15 सेंचुरी के अंदर आता है। नेक्स्ट चैप्टर इसे कंसिडर किया जाता है एज द न्यू रिलीजन स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम इन फोकस जो था वो इस्लामिक ट्रेड का हम देखते हैं इस मिडल एजेस में, वो स्पाइसेस था। लाइक अनलाइक सिल्क, स्पाइसेस वाज ट्रेडेड मेनली बाय द सी सिंस एंशिएंट टाइम्स, बट बाय द मिडिवल era they had become the true focus of the international trade. Chef among was the cloves. उसके अलावा हम देखते हैं कि different spices जो आइसलैंड में थे, इंडोनेशिया में थे, they were extremely expensive and the high in demand also in Europe. But as with the silk, they remained a luxury product, and trade remained relatively low volume. उसके बाद हम देखते हैं कि globalization didn't take off, but the original belt, that is the sea route and the road, silk route जो है वो trade होती रही, east and west now exist. फिर हम देखते हैं कि वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन डिफरेंट तरह से हमारे सामने नज़र आती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि 1940s की जो है वो एंडिंग और 18th सेंचुरी का स्टार्ट देखते हैं कि किस तरह से ब्रिटेन जो है वो डोमिनेट कर रहा है जियोग्राफिकली, और ड्यू टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर टेक्नोलॉजिकली with innovation like the steam engine, industrial weaving machines and more. So it was the era of the first industrial revolution, इसको कंसिडर किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो फैंटास्टिक ट्विन इंजन बनाती है ग्लोबल ट्रेड के लिए, और वन ऑफ द स्टीम शिप्स, ट्रेन्स और उस तरह की चीज़ें जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। रिजल्टिंग ग्लोबलाइजेशन जो है वो ऑब्वियस इन द नंबर्स फॉर अबाउट सेंचुरी ट्रेड ग्रोज एवरेज 33% per year. So that growth rate propelled export from the share of 6%. फिर हम देखते हैं कि मार्को पोलो है या फ्रैंक स्लेक है, उन्होंने वो एक्सप्लोरर नहीं थे, वो बेसिकली ट्रेडर्स थे, वो तिजारत करना बेहतरीन तरीके से जानते थे। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ आवर प्लेस बिगिन विद द ट्रेड इन स्पाइसेस लाइक अ सिनेमम जो है वो बेसिकली फाउंड की गई है एंशियंट इजिप्ट में,
और उसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि जो बिगनिंग है आर इरा क्लोव इज प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑफ चाइनीज एम्पायर। सो मेडिसिनल यूजेस के लिए उसको यूज़ किया जाता था रोमन एम्पायर में। फिर with the disappearance of the Western Empire, it became the monopoly of different eras. So हम यहाँ पे उसकी भी बात करते हैं किस तरह से उन्होंने डिफरेंट, चाहे वो एक्स है वाई है जी है, उस कोई स्पाइसेस हैं या हर्ब्स हैं उनको यूज़ किया जाता था और किस तरह से वो अफेक्टिवली उनकी जो कीमतें थी वो बढ़ा दिए जाती थी। और race of spices from the antiquity to the end of the 18th century shaped a new economy and the premises of modern capitalism. For centuries, it ranked the power of the state according to whether or not they control their trade, or while at the same time, it can only be noted that the population of the spices producing countries have generally become the victims of the will to power and the greed of European countries. So today's re-establishing balanced balance of power between the producer and the buyer of the spices is becoming an ecological and the societal objective. So because the least developed countries such as the हम बात करते हैं different European nations की या वेस्ट के किसी भी एरिया में, तो हम देखते हैं कि किस तरह से इकोनॉमी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ लेबर। We live in a global community with no longer limited by the physical boundaries. So people across the world are connected by the internet, by communication, by the ease of travel. So हम ये भी कहते हैं कि people, money, information like ideas, services, good are constantly moving between the countries, and this caused the cultural and economic change in the countries involved. So this is what we call globalization, right? ऐसा ही है कुछ. So as the technology has advanced, so have the possibilities of international trade and exchange, and so the increase in the international trade has both created and been supported by the international regulatory group like the World Trade Organization, like a transnational trade agreement like the North American Free Trade Agreement. So anymore there is not a single country that is completely independent. All are dependent to some degree on international trade for their own prosperity. So without international trade, there would be no need for international regulatory groups, and without the international regulatory groups, international trade at the current massive scale would be impractical. So हम देखते हैं कि जो ट्रेड है वो रेगुलेटरी ग्रुप्स या एग्रीमेंट जो है उनको रेगुलेट करने के लिए फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द कंट्रीज, और वो एक बहुत वेब की फॉर्म में है. सो दे रिड्यूस टैरिफ्स विच आर टैक्सेस and imports and make customer procedures easier. So this make trading across national border much more feasible. So these international trade agreement often benefits private industries the most, and companies can produce like हम बात करते हैं जो हमारे पास आ जाती है मैकडोनल्ड्स हैं, कोका कोला है, yet they still market themselves as an American company. So other TNC can be surprisingly like General जो electric है which is based on the state but can more than the half of its business and employees working in other countries. And food, motor companies, classic American car companies हैं, headquarters हैं Michigan. So the manufacture of its car was worldwide and अभी भी हैं. So these and the other transnational corporations have significant sway in the global economy, and some TNC have a greater economic weight than the entire nation.
They influence on the economy and the politics by donating money to specific political campaigns and lobbyists, and can even influence the global trade laws for international regulatory groups. So globalization has two major impact on the country, basically on the economy of the country and the culture. So much of the economic globalization results basically from the global market competition, from the cheap labor. So TNC will often locate their factories in whichever country can provide the cheapest labor in order to save an expense in the making of product. So as a result, developing nation will provide incentives like tax free zones or cheap labor. So the TNC will set up a shop in their country in the hopes of bringing jobs and industry to agriculture areas, for example. So this promote more rapid advance in the developing nation because of the ideas and innovations and broad industrialized nations. So it can also make nations around the world more interdependent, which minimize the potential of conflict. But in the end, the incentives often hurt the working population of developing nations. Upper class may always benefit from the business of TNC, but the people working in the factories are exploited, and their wages are cut and often prohibited from the हम कह सकते हैं इसको जो बेसिकली यूनियनाइजेशन होती है. It can often result in the sweatshops conditions for the workers with long hours and standard wages and the poor working condition. So if the labor laws in one country become too restricted to TNC, and they can just move their factories based because many potential कल्चरल जो है वो उसके साथ साथ जो है उसको लिंक कर रहा है कि किस तरह से उसके ऊपर ये अफेक्ट कर रही हैं. सो दिस सीम्स टू बी अ लॉट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस, एंड या ईजियर हो गई है क्योंकि उसमें जो गुड्स हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो सर्विसेज एक्सचेंज हैं, कल्चर प्रैक्टिसेस हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे वो इस हद तक फैल चुके हैं कि उसको वो डिफिजन हो गई है, यानी वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे आ रही है, उन लोगों के दरमियान में आ रही है जिनको जो लोग उसके बारे में नहीं जानते थे. सो बेसिकली ये ट्रांसमिशन हो रही है साइंटिफिक इनोवेशंस की, जिसके थ्रू ये चीज़ें बढ़ रही हैं. फॉर एग्जांपल हम इंटरनेट की बात कर लेते हैं. सो इंटरनेट जो है वो क्या कर रहा है, वो ये चीज़ें भी ट्रांसफ़र कर रहा है, हमारा मीडिया ट्रांसफ़र कर रहा है. सो दिस इज़ बेसिकली द ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन ये भी है कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स हो रही है, ट्रेड है, या टूरिज़म है, या ये तमाम चीज़ें, ये इंटरनेट है, ये कंट्रीब्यूट हो रही हैं ग्लोबलाइजेशन की तरफ, क्योंकि पीपल हैं, कॉरपोरेशंस हैं, वो अपनी बिलीफ ब्रिंग देयर ओन बिलीफ्स, ब्रिंग देयर ओन डिसीजंस, यानी अपनी डिसीजंस, अपने बिलीव्स, अपनी मनी, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं दूसरे मुल्कों के साथ. सो दीज आइडियाज़ एंड कैपिटल्स can then be incorporated into and thus change the culture and economies or of the foreign nations. Now we are moving toward globalization theories. सबको तो हम डिस्कस नहीं कर सकेंगे, बट कुछ को हम देख लेते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन जो है उसके बारे में, उसकी थ्योरीज जो है वो हम कंसिडर करेंगे अभी. लेट्स टेक अ लुक एट द ग्लोबलाइजेशन एंड सम ऑफ द थ्योरीज इन द डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट इट. इन जनरल ग्लोबलाइजेशन क्या है कि हमने कहा कि ग्लोबलाइजेशन इज़ बेसिकली द शेयरिंग ऑफ कल्चर है, मनी है, प्रोडक्ट है बिटवीन कंट्रीज. सो दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल trade and advance in the transportation and communication. So you might think that the globalization is a recent development, but really the international trade has influenced changed culture border of the countries. जिसमें हम देख लेते हैं सिल्क एंड स्पाइसेस की हमने एग्जांपल देखी थी कि वो ईस्ट एशिया से बिगिंस जो है वो
began as early as the 1st century BCE. So introduced different cultures, linked the economies of different nations. So as did the English and Dutch shipping empires in the 16th century. Globalization is also a social process. ठीक है. सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है डिफरेंट कंट्रीज़ की, एज वेल एज द एडवांसमेंट है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की एंड द प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजी की, वो इन जनरल have all contributed to globalization. So there are many theories of globalization. For example, look at the world system theory. World system theory को हम देखते हैं तो world system theory focus कर रही होती है on the importance of the for example, importance of the world as a unit rather than looking at individual countries. So it divide the world into 3 regions. ठीक है, उसने 3 regions में इसको divide किया था on the whole world को. ठीक है, उन जो world system theory है वो core countries, periphery countries and semi periphery countries के अंदर वो जो है वो world को distribute कर रही है. ठीक है, core countries जो हैं वो include करते हैं like Western Europe, United States. Or these countries have a strong central government with enough tax to support it. फिर हम बात करते हैं they are economically diversified, industrialized and relatively independent of outside control. So they have strong middle and working class and focus on higher scope of the production of the material good rather than the raw material. पेरिफरी कंट्री को अगर हम देखते हैं ना तो पेरिफरी कंट्री बेसिकली लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका है. दे हैव टू टेंड अ रिलेटिवली वीक गवर्नमेंट. They tend to depend on more one type of economy activity like extracting raw material. So there is a high presence of poor and uneducated people as well as small upper class which control. ये कि दुनिया जो है वो 3 बड़े पार्ट्स पे है. ठीक है, एक जो है उसने कहा कि जो बेसिकली पेरिफरी है, कोर है एंड सेमी पेरिफरी कंट्री है. ठीक है, उसने ये कहा कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का अगर मैं सम अप उसको करूं तो इस तरह से बताती है कि जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं ना वो बेनिफिट ले रहे हैं, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पेरिफेरल कंट्रीज को जो कोर कंट्रीज हैं. ठीक है, फॉर रॉ मटेरियल एंड लेबर के लिए. ठीक है, और उसके साथ साथ ये जो वर्ल्ड सिस्टम है वो हमें ये भी बताती है कि सेमी पेरिफेरी कंट्रीज जो कि लाइक इंडिया है, ब्राज़ील है, वो मिडल ग्राउंड बने हुए हैं कोर और पेरिफेरी कंट्री के. ठीक हो गया. तो नेक्स्ट जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है वो बेसिकली फ्लूइड मॉडल को भी रिप्रेजेंट कर रही है इसके अंदर, बट इट इज़ द क्रिटिसाइज फॉर बीइंग टू focus on the economy and the core countries and forgetting about the culture or even class struggle of individual countries. ये तमाम चीज़ें. नेक्स्ट हम मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की तरफ जाते हैं. देन वी हैव मॉडर्नाइजेशन थ्योरी विच प्रपोज दैट ऑल कंट्रीज फ्लो अ सिमिलर पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. सिमिलर पाथ होता है उनका फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटी. सो इट एज्यूम दैट विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल कंट्रीज कैन डेवलप इनटू द मॉडर्न कंट्रीज इन द सेम वे दैट टुडेज मॉडर्न कंट्रीज डेवलप इनटू द फर्स्ट प्लेस. सो इट लुक एट द इंटरनल सोसाइटियल डायनामिक्स एंड नेक्स्ट जो थ्योरी है वो डिपेंडेंसी थ्योरी है. वो ये कहती है कि डिपेंडेंसी थ्योरी बेसिकली रिएक्शन है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का उस एंड यूज द आइडिया ऑफ द कोर एंड पेरिफेरी कंट्रीज फ्रॉम द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी टू लुक द इनइक्वालिटीज बिटवीन द कंट्री. बेसिकली इट इज द आइडिया दैट पेरिफेरी एंड द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आर पुअर and export resources to the wealthy core and the first world countries. So not because they are an earlier stage of development, but because they have been integrated to the world system and undeveloped country. They have their own structure, they have their own features, so will not accelerate to become a developed nation. So they are in unfavorable economic positions, and that means they don't even the opportunity to improve and develop. So there are just a few of the theories of globalization. So there are a lot more that look at like culture है, social है, networking है, economy है, politics है, even goods के ऊपर जो है वो हम देखते हैं. फिर हम बात करते हैं कि ये जो हाइपर ग्लोबलिस्ट पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट फेज हैं ग्लोबलाइजेशन के. वो ये कहता है कि ये प्रोसेस ऐसा लेजिटिमेट प्रोसेस है जिसके अंदर अ न्यू एज इन द ह्यूमन हिस्ट्री
countries' economies become interdependent as a nations, and the many individual countries become one global society. Though theorists don't agree whether this is good or bad, the skeptical perspective ये कहता है कि वो क्रिटिकल लेता है ग्लोबलाइजेशन को और कंसिडर करता है टुडेज इंटरनेशनल प्रोसेस को becoming regionalized rather than globalized. So countries' border are not becoming less important. The third world country are not being integrated into the global economy with the same benefit as the first world countries. फिर हम देखते हैं skeptics don't believe that the current economy is leading towards a global capitalism. जो transnational corporations are still tied to their home country and the national borders are important as ever. So for example हम बात करते हैं transformational perspective की, वहाँ पे हम देखते हैं कि they believe that the international government are changes so perhaps becoming less important, but it is difficult to describe the change. So